जो हम लोग को टॉपिक्स करना है इंटरनेशनल रिलेशन में बच्चे, ठीक है, वो करना है इंटरनेशनल रिलेशंस के अप्रोचेस या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज। ठीक है, आई बात समझ में? या तो अप्रोच बोला जाता है उनको या तो फिर हम थ्योरीज बोल लेते हैं। यानी इंटरनेशनल जो रिलेशन है बच्चे, इंटरनेशनल रिलेशंस की भी कुछ थ्योरीज हैं। ठीक है, वही थ्योरीज हैं जो तुमने पॉलिटिकल थ्योरीज में पढ़ी थी बच्चे। ठीक है, जो पॉलिटिकल थ्योरीज हमने पढ़ी थी उसी में से कुछ थ्योरीज जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन में एज अ थ्योरी की तरह से यूज होती है। इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरीज बोलते हैं या इंटरनेशनल रिलेशन अप्रोच बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत बोल लो या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए दृष्टिकोणों के बारे में हमें क्या करना होता है, बातचीत करना होता है बच्चे। आज हम लोग जिस दृष्टिकोण के बारे में बातचीत करेंगे बच्चे, सबसे पहला जो दृष्टिकोण है या अप्रोच है वो है आइडियलिस्ट अप्रोच। ठीक है, जिसको हम लोग आदर्शवादी उपागम बोलते हैं। ठीक है, आइडियलिस्ट अप्रोच यानी जिसको आप लोग आदर्शवादी उपागम बोलते हो। आदर्शवादी उपागम और उदारवादी सिद्धांत में अंतर नहीं है बच्चे, पहले ध्यान से सुन लेना। उदारवादी जो सिद्धांत है, ठीक है, जो उदारवादी विचारधारा है और जो आदर्शवादी विचारधारा है उसमें कोई अंतर नहीं है। क्लियर हुआ? ये ध्यान में रखना है तुम्हें कि अगर कोई ये पूछे कि उदारवादी और आदर्शवादी दोनों दृष्टिकोण में क्या अंतर, तो सीधा बोलना है बच्चे कि आदर्शवादी दृष्टिकोण और उदारवादी दृष्टिकोण में कोई अंतर नहीं है, दोनों की मान्यताएं समान है। क्या बोलना है? हाँ, एक जैसी हैं, दोनों की मान्यताएं एक जैसी हैं बच्चे। ठीक है, अब एक्चुअली ये होता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध में जो इंटरनेशनल रिलेशन है बच्चे, वहां पे आदर्शवादी दृष्टिकोण आता कब है? ठीक है, तो उसका आदर्शवादी दृष्टिकोण जो है बच्चे वो इंटरनेशनल रिलेशन में इसकी शुरुआत होती है 1919 के बाद से। यानी प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था बच्चे, उसके बाद से वुड्रो विल्सन ने 14 सूत्रीय एक फार्मूलाज दिया था, 14 सूत्र दिए थे और उसी 14 सूत्र पे बच्चे लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन हुआ था, जो बाद में यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना पड़ा, हमें परिवर्तित करना पड़ा, क्योंकि लीग ऑफ नेशन जो है वो बाद में असफल होना शुरू हुआ था बच्चे। आई बात समझ में? तो जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है बच्चे, इसकी स्टार्टिंग कब होती है? 1920 से शुरू होती है बच्चे। 1919 से लेकर 1930 के बीच में आदर्शवादी दृष्टिकोण को तुम देख सकते हो या उदारवादी दृष्टिकोण को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। आई बात समझ में? तो अगर तुमसे ये कोई पूछे कि आदर्शवादी दृष्टिकोण जो है ये कब से अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उपयोग में आया है बच्चे, तो आप लोग क्या बताओगे? प्रथम विश्व युद्ध के बाद से। और ये जो आदर्शवादी दृष्टिकोण जो है वो इतनी इसकी पहचान अगर हुई, वो इसलिए हो पाई क्योंकि आदर्शवादी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में सबसे पहले जो मतलब आदर्शवादी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में जो सबसे बड़ा योगदान जो देखा जाता है बच्चे, वो किसका देखा जाता है? वुड्रो विल्सन का। जबकि आदर्शवादी दृष्टिकोण बहुत पुराना है, उदारवादी दृष्टिकोण बहुत पुराना है बच्चे, लेकिन आदर्शवादी दृष्टिकोण को अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आगे ले जाने में, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवादी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में जो सबसे बड़ा योगदान देखा जाता है बच्चे, वो किसका हम लोग देखते हैं? वुड्रो विल्सन का देखते हैं। आई बात समझ में बच्चे? अब जब आगे आओगे बच्चे तो वहां पे मैंने मान्यताएं लिखी हैं। आदर्शवादी जो दृष्टिकोण है बच्चे, ये मान्यताएं हैं, कुछ इसकी मान्यताएं हैं। और इस तरह की मान्यताएं जहां भी तुम्हें दिखेगा या जिसके भी विचार में दिखेगा, तुम उस विचारक को आदर्शवादी दृष्टिकोण का विचारक बोल सकती हो। आई बात समझ में? यानी जो दोनों बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आदर्शवादी भी बोल लो उदारवादी भी बोल लो। मैंने वही बोला ना कि आदर्शवादी और उदारवादी दृष्टिकोण में कोई अंतर नहीं है। जो आदर्शवादी दृष्टिकोण की मान्यताएं बताऊंगा ना मैं बच्चे, और वही जब तुम उदारवादी विचारधारा की मान्यताओं को पढ़ोगे तो दोनों में देखोगे एकदम सेम चीजें मैं बोल रहा हूं। तो कहने का मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन उदारवादी दृष्टिकोण से बच्चे आदर्शवादी दृष्टिकोण क्या होता है? निकलता है। ये ध्यान में रखना है तुम्हें। आई हेलो, हम किसकी
पीछे जो भी अपना ना स्पीकर बंद कर लिया करो बच्चे, ठीक है ना, कि स्पीकर अगर तुम लोग का ना पीछे आवाज आ रही है किसी के स्पीकर से तो अपना ना म्यूट कर दिया करो, फिर बोला करो, ठीक है बच्चे। अब हम देखते हैं मान्यताएं। पहली जो मान्यता है आदर्शवादी दृष्टिकोण की, वो मानता है कि मानव स्वभाव से ही बहुत अच्छा है और वह सहयोगी प्रवृत्ति का रहा है। जो मानव को आदर्शवादी दृष्टिकोण के लोग क्या मानते हैं कि मानव का जो स्वभाव है वो अच्छा है और मानव जो है वो किसी दूसरे की समस्या में क्या करता है, सहयोग करता है। यही सेम उदारवादी विचारधारा भी बोलती है बच्चे। आई बात समझ में? यानी अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जो मानव स्वभाव है वो एक प्रकार से अच्छा है, किसके अनुसार? आदर्शवादियों के अनुसार बच्चे, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अगर राज्यों को अगर संबंध बेहतर करना हो तो आदर्शवादी ये बोलते हैं कि एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र को क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। तो अगर सहयोग करता है एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को बच्चे, तो राष्ट्रों के बीच में जो संघर्ष जैसी चीजें हैं वो क्या हो सकती हैं, कम हो सकती हैं। ये आदर्शवादी दृष्टिकोण की पहली मान्यता थी बच्चे। कोई दिक्कत यहां तक? दूसरा दृष्टिकोण है बच्चे, मान्यता है मानव द्वारा दूसरों की मदद करने एवं कल्याण की भावना ने ही विकास को संभव बनाया है। तो अगर हम लोग कल भी बात कर रहे थे बच्चे पावर्टी और डेवलपमेंट के बारे में, तो विकास तभी संभव हो पाएगा बच्चे जब एक मानव दूसरे मानव को क्या करे, सहयोग करे। मानव के सहयोग से ही संभव है विकास। मैं तुम लोगों को सहयोग कर रहा हूं, तुम लोग मुझे सहयोग कर रहे हो, इससे हम दोनों का एक प्रकार से क्या होता है बच्चे, विकास होता है। ये आदर्शवादी दृष्टिकोण बोलते हैं। तो आदर्शवादी दृष्टिकोण जो है वो बोलते हैं कि विकसित देश और विकासशील देश दोनों को एक प्रकार से क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। अगर वो दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हैं बच्चे, तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हिंसा, युद्ध, संघर्ष जैसी चीजें क्या होंगी, कम होंगी या नहीं होंगी। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट, हाँ कुछ पूछना है? थर्ड जब मान्यता देखोगे बच्चे, तो थर्ड मान्यता में बोला जा रहा है कि मानव स्वभाव में विकार व्यक्तियों के कारण नहीं बल्कि बुरी संस्थाओं के विकास के कारण आता है। यानी जो मानव अगर स्वार्थी है बच्चे, जैसे मानव को हम लोग क्या बोलते हैं कि मानव जो है वो एक स्वार्थी है, मानव जो है वो एक प्रकार से क्या है, स्वार्थहीन प्राणी है। तो एक्चुअली अगर मानव अगर स्वार्थी है बच्चे, तो आदर्शवादी ये बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति स्वार्थी है तो उसके पीछे कारण है सामाजिक संस्थाएं। जो संस्थाएं हैं बच्चे वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को क्या कर देती हैं, स्वार्थी बनाती हैं। संस्थाओं के वजह से ही बच्चे लोगों के मनों में एक प्रकार से बुरी प्रवृत्ति का क्या होता है, विकास होता है। ये आदर्शवादी दृष्टिकोण का कहना है बच्चे। संस्थाओं के वजह से मानव का जो व्यवहार होता है वो दूसरे के प्रति क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, या मानव में एक प्रकार का विकार आएगा। मतलब एक तरह से मानव जो है वो नकारात्मक सोचेगा। ठीक है, मैं हर समय ये सोचूंगा कि प्रियंका मेरा कुछ बुरा करेगी, या प्रियंका के जो दोस्त हैं प्रियंका को ये लगता होगा कि नहीं ये व्यक्ति जो है वो मेरा क्या कर सकता है, बुरा कर सकता है। तो कुछ लोग होते हैं बच्चे बहुत नकारात्मक अगर वो सोच रहे हैं तो इसलिए नकारात्मक सोच रहे हैं कि जिस संस्था के साथ वो जुड़े हुए हैं उस संस्था में नकारात्मक लोग ज्यादा हैं। संस्था का मतलब उनका जो दोस्तों का एक समूह है बच्चे, अगर वो बहुत नकारात्मक है तो वो व्यक्ति लगेगा, उस व्यक्ति को हर समय लगेगा कि दूसरा व्यक्ति उससे फायदा लेना चाहता है। संस्था का मतलब ये होता है। परिवार भी एक संस्था है, स्कूल भी एक संस्था है, तुम्हारा जो फ्रेंड सर्किल है वो भी एक संस्था है। जिसके साथ तुम काम कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो या कोई जॉब कर रहे हो कहीं पे ग्रुप में होते हुए, तो वो भी एक प्रकार से संस्था ही क्या मानी जाती है बच्चे। आई बात समझ में? तो ये मान्यताओं को ध्यान में रखना है कि बुरी आदतों का जो विकास हो रहा है वह आदर्शवादी बोलते हैं कि मानव में जो बुरी आदतों का विकास हो रहा है बुरी संस्थाओं के वजह से ही होता है बच्चे। और मानव जो युद्ध करने लगता है वो इन्हीं संस्थाओं के वजह से करने लगता है। जैसे मेरा एक दोस्तों का सर्किल है और उस दोस्तों के सर्किल में सब लड़ाई झगड़े वाले हैं बच्चे, सब नकारात्मक सोचने वाले हैं,
सब हिंसा सोचने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है बच्चे, एक साधारण सी बात बनती है, एक सामान्यता बात बनती है कि मैं भी उन्हीं के तरह से गलत सोचूंगा और गलत करने के लिए आगे बढ़ूंगा। जैसे होता है ना कि दोस्त होता है, किसी दोस्त को किसी ने मार दिया तो उसका जो दूसरा दोस्त होगा वो क्या करता है, उसको बचाव करने के लिए उसको जाकर क्या करना शुरू कर देता है, मारपीट करना शुरू कर। तो संस्थाएं जो है बच्चे वो कहीं ना कहीं युद्ध जैसी चीजों को क्या करती हैं, निर्मित कर देती हैं। तो आदर्शवादी जो दृष्टिकोण है बच्चे वो बोलता है कि संस्थाओं के वजह से, एक तरह से संस्थाएं ही एक कारण है बच्चे जो मानव को युद्ध की तरफ लेकर जाती हैं बच्चे, वरना मानव जो है वो युद्ध करने वाला नहीं है। क्योंकि मानव जो है वो एक अच्छा है, मानव जो है वो एक नैतिक प्राणी है, मानव जो है वो एक विवेकशील प्राणी है। ये सारे आदर्शवादी दृष्टिकोण मानकर चलता है बच्चे, ठीक है। और जो अगली मान्यता है बच्चे आदर्शवादियों के अनुसार, वो मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति की जो सबसे खराब विशेषताएं हैं बच्चे वो युद्ध है। क्योंकि आदर्शवादियों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जो युद्ध जैसी चीजें हैं वो एक प्रकार से खराब होती हैं, अच्छी चीजें नहीं है। उस युद्ध से किसी भी देश को फायदा नहीं होता है। लेकिन साथ ही अगली जब मान्यता उसका देखोगे बच्चे, वहां बोला जाता है कि युद्ध को रोकना असंभव नहीं है, अपितु संस्थागत सुधारों के माध्यम से हम ऐसा करना संभव है। यानी कुछ लोग बोलते हैं कि युद्ध को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन आदर्शवादी दृष्टिकोण के लोग क्या बोलते हैं, नहीं, युद्ध को रोका जा सकता है, युद्ध को रोकना संभव सी बात है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ साधनों का निर्माण करना पड़ेगा, कुछ मीन्स का निर्माण करना पड़ेगा। मीन्स के रूप में मुझे कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे और उस इंस्टीट्यूशंस का हमें क्या करना पड़ेगा, अगर बने हैं तो उनका हमें एक प्रकार से सुधार करना पड़ेगा। और जैसे ही सुधार कर देते हैं बच्चे तो वैसे ही, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में युद्ध जैसी चीजें क्या हो सकती हैं, रुक सकती हैं बच्चे। आई बात समझ में? हेलो, ठीक है। अगला जो मान्यता है बच्चे, युद्ध एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है, यह आदर्शवादी दृष्टिकोण मानते हैं। और इसका हल भी जो होना चाहिए वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ही खोजना चाहिए, स्थानीय स्तर पे नहीं। यानी अगर युद्ध अंतरराष्ट्रीय है बच्चे तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सभी देशों को मिलकर उस युद्ध को कैसे रोका जाए या युद्ध जैसी चीजों का निर्मित न हो पाए बच्चे, उसके लिए हमें किस तरह की नीतियों का निर्माण करना है, ये सारा डिसीजन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए। स्थानीय स्तर पे सरकारें इस तरह की चीजों पर निर्णय न लें। आई बात समझ में? दूसरी चीज है बच्चे, अगली मान्यता में ये बोलता है कि समाज को अपने आप को इस प्रकार से संगठित रखना चाहिए कि युद्ध को रोका जा सके। तो समाज इस प्रकार का तुम बनाओ बच्चे जो युद्ध जैसी चीजों को क्या माने, बुरा माने। तो अगर इस प्रकार का तुम समाज का निर्माण कर देते हो बच्चे तो अपने आप अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष और युद्ध जैसी चीजें नहीं होंगी। लेकिन आदर्शवादी दृष्टिकोण क्या बोलता है कि एक अच्छा समाज का निर्माण करें और समाज में लोगों को क्या करें, संगठित करें। जैसे हमारा जो आज का समाज देखोगे बच्चे, जैसे भारत तो बहुत विविधतापूर्ण है, तो इस वजह से यहाँ पे जो समाज है वो बहुत संगठित नहीं हो पाता है, क्योंकि उस समाज में कुछ न कुछ समुदाय के लोग अपने हितों को बहुत अधिक महत्व देने लगते हैं, जिसके वजह से संघर्ष हो जाता है। तो अगर लोग संगठित हो जाएं तो समाज में भी हिंसा नहीं होती। अगर समाज में संगठित हो, हिंदू मुस्लिम सिख सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें और उन्हें ये समझ में आए कि दूसरा तो हमें भड़का रहा है एक दूसरे से लड़ने के लिए, अगर ये समझ में उन्हें आ गया तो अपने आप वो एक संगठित रूप में रहेंगे और कभी युद्ध और हिंसा जैसी चीजें नहीं होंगी। यही आदर्शवादी दृष्टिकोण की मान्यता है बच्चे। आई बात समझ में? जब तो ये जर्नलिस्ट हमने क्या देखा, आदर्शवादी जो दृष्टिकोण है बच्चे उसकी एक प्रकार से ये क्या है, मान्यताएं हैं। ये मान्यताएं तुम्हें ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है कि आदर्शवादी दृष्टिकोण की कौन सी मान्यता नहीं है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो वहां पे ये चीजें आपको क्या करनी होती है बच्चे, ध्यान में रखनी होती है कि हमें पता होना चाहिए कि आदर्शवादी दृष्टिकोण की कौन कौन सी मान्यताएं होती हैं बच्चे, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुसार, आदर्शवादी दृष्टिकोण के अनुसार मानव स्वभाव कैसा, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है बच्चे वो मानव के स्वभाव पर बहुत अधिक बल दे रहा है।
जबकि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हम सिर्फ मानव के स्वभाव का अध्ययन नहीं करते, हम युद्ध का अध्ययन करते हैं, शक्ति का अध्ययन करते हैं, शक्ति संतुलन का अध्ययन करते हैं, राष्ट्रीय हितों का अध्ययन करते हैं। ये सारी चीजें अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अध्ययन की जाती हैं। आर्थिक गतिविधियों का तुम अध्ययन करते हो, ठीक है, पर्यावरणीय समस्याओं को भी तुम क्या करते हो, अध्ययन करते हो। इस वजह से आदर्शवादी दृष्टिकोण की जो मान्यताएं हैं बच्चे, उसकी क्या हो जाती है, आलोचना होती है। क्यों आलोचना होती है? क्योंकि सिर्फ ये जो दृष्टिकोण है वो सिर्फ एक चीज को क्या कर रहा है, केंद्रित कर रहा है, मानव स्वभाव को आधार बनाकर पूरे अंतरराष्ट्रीय राजनीति की क्या करना चाहता है, व्याख्या करना चाहता है। तो वो व्याख्या तो होगी, लेकिन वो व्याख्या जो होगी, जो एक्सप्लेनेशन होगा बच्चे, वो एक प्रकार से क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, अधूरा होगा। आई बात समझ में बच्चे? तो आज तुम लोगों को आइडियलिस्ट अप्रोचेस की जो मान्यताएं थी या अजम्पशंस जो थे वो मैंने अभी बताया। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। अब पेज नंबर जब 2 पे आओगे बच्चे, तो वहां पे दृष्टिकोण की विशेषताएं, यानी जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है, इनकी विशेषताएं क्या है, यानी इनके फीचर क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो ये चीजें जनरली तुम्हें जाननी होती है। तो जब हम आइडियलिस्ट अप्रोच के फीचर को देखते हैं बच्चे, या आदर्शवादी दृष्टिकोण की विशेषताओं को देखते हैं बच्चे, तो देखना इस दृष्टिकोण में नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया है। सबसे अधिक इसे किस पर बल देते हैं? नैतिक मूल्य पर, यानी मॉरल वैल्यूज को ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। और ये बोलते हैं कि राज्यों के मध्य संबंध को अच्छा करने के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं है, मॉरल वैल्यूज की आवश्यकता है। कौन बोलता है? आदर्शवादी दृष्टिकोण या आइडियलिस्ट दृष्टिकोण। आइडियलिस्ट दृष्टिकोण अप्रोच वाले क्या बोलते हैं कि दो स्टेटों के बीच अगर हमें रिलेशंस को बेहतर करना है, तो उन दोनों स्टेटों के रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, रिलेशंस के लिए मॉरल वैल्यूज, नॉट अ पावर। पावर के वजह से स्टेटों के बीच में रिलेशन जो है वो अच्छे नहीं होते हैं। ये कौन बोल रहा है? आइडियलिस्ट अप्रोच बोल रहा है, ठीक है। और मॉरल वैल्यू जो होता है बच्चे, वो क्या कर देता है, एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में जो डिफरेंसेस होता है उसको मॉरल वैल्यूज के थ्रू क्या कर दिया जाता है, फिनिश्ड कर दिया जाता है। अगर ये बोला जाए मॉरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं कि मॉरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम ये बोलते हैं बच्चे, हम सभी ईश्वर की संतान हैं, चाइल्ड ऑफ द गॉड। हम लोग क्या है, सभी लोग ईश्वर की ही तो संतान है। तो ईश्वर क्या सभी संतानों में भेदभाव करता है? नहीं। तो उसी बेसिस पर तुम बोल सकते हो कि अगर स्टेट जो है वो अगर उन्हें संबंधों को बेहतर करना है, दो स्टेटों के बीच में झगड़े हैं या युद्ध है, उनको बेहतर करना है, तो उनको सबसे अधिक बल किस पर देना चाहिए बच्चे? एक तरह से उन्हें बल देना चाहिए किसके ऊपर बच्चे? अपने नैतिक मूल्यों पर, मॉरल वैल्यूज पर। और नैतिक मूल्य का मतलब क्या होता है? जो सही है उसके साथ मैं खड़ा हूंगा और गलत के साथ मैं गलत का विरोध करूंगा। सही का मैं समर्थन करूंगा, गलत का मैं क्या करूंगा? विरोध करूंगा। अगर कोई राज्य किसी राज्य का नुकसान अपने हितों के लिए कर रहा है तो मैं उसका क्या करूंगा? विरोध करूंगा बच्चे। यही तो हमारा गुट निरपेक्ष था। गुट निरपेक्ष जो एक संघ बना बच्चे, जो गुट निरपेक्ष एक संघ था, उसमें यही था कि भारत जैसे जितने भी देश थे वो सारे क्या कर रहे थे? अमेरिका और का कभी विरोध करते थे, कभी सोवियत संघ का विरोध करते थे, कभी किसी और देश का विरोध करते थे। क्यों? क्योंकि कहते थे जो गलत है उसका हम विरोध करेंगे, जो सही है उसका हम क्या करेंगे? समर्थन करेंगे। नैतिक मूल्य यही कहते हैं बच्चे, ठीक है। और जर्नलिस्ट क्या होता है? शक्ति तो तुम्हें समझ में आता है ना, पावर। पावर को डिफाइन कर सकते हो तुम लोग। पावर को अगर परिभाषित करना हो कि पावर क्या होती है, जैसे इसमें एक तो था कि राज्यों के मध्य अगर संबंधों को बेहतर करने के लिए कभी कभी शक्ति की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। आगे हम आएंगे तो शक्ति का मतलब ये होता है बच्चे कि अगर कोई राज्य शक्तिशाली है तो राज्य अपने विचारों को अपनी शक्ति के आधार पे दूसरे के ऊपर क्या कर सकता है? थोप सकता है, या अपने अनुसार किसी व्यवहार में क्या करना? परिवर्तन लाना ही क्या है बच्चे? शक्ति है। तो अगर कोई ताकतवर राज्य किसी दूसरे कमजोर राज्यों के व्यवहार में क्या कर दे? परिवर्तन ला दे, उसके नीतियों के निर्माण में अगर परिवर्तन ला दे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे?
शक्तिशाली राष्ट्र बोलते हैं, शक्तिशाली राष्ट्र राज्य बोला जाता है बच्चे, क्योंकि उस राष्ट्र के पास क्या है, शक्ति है। और पहले क्या होते थे, शक्ति को किस रूप में देखते थे, सैन्य रूप में। लेकिन बाद में मैंने क्या बताया था कि शक्ति जो है वो अपने आप में एक व्यापक शब्द है सब बच्चे। सिर्फ शक्ति को हमें सैन्य रूप में नहीं देखना चाहिए कि अगर किसी देश के पास बहुत बड़ी सेना है तो वो राष्ट्र बहुत शक्तिशाली हो गया, नहीं। सिर्फ सेना बड़ी होने से वो राष्ट्र शक्तिशाली नहीं होगा, उस राष्ट्र के लोगों की इच्छा अपने राष्ट्र के प्रति कितनी है, राष्ट्रवाद की भावना कितनी है राष्ट्र के प्रति बच्चे, ये चीज है। उसका ज्योग्राफिकल जो एरिया है बच्चे, जो भौगोलिक उसका क्षेत्र है वो कितना बड़ा है, उसके पास आर्थिक संसाधन कितने हैं, ये किसी राष्ट्र को क्या करते हैं बच्चे, शक्तिशाली बनाते हैं। ठीक है, अगर कोई राष्ट्र की शक्ति का इस्तेमाल करके किसी राष्ट्र को क्या कर रहा है, धमका रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन दोनों राष्ट्रों के बीच में संबंध जो है वो अच्छे हैं। उन दोनों राष्ट्रों के बीच में हो सकते हैं कि संबंध क्या हो बच्चे, बुरे हो बच्चे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, नैतिक मूल्यों के आधार पे बच्चे राज्यों के बीच में जो भेदभाव है उसे हम क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। और परस्पर सहयोग के द्वारा बच्चे हम क्या कर सकते हैं बच्चे, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हम क्या कर सकते हैं, युद्ध की स्थिति को पैदा होने से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। संघर्ष की स्थिति को पैदा होने से हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। गरीबी जैसी चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। विकास जैसी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। विकास में और अधिक क्या कर सकते हैं, अभिवृद्धि कर सकते हैं बच्चे। तो ये उसका पहला दृष्टिकोण था, आइडियलिस्ट अप्रोच का बच्चे, ये फर्स्ट फीचर मैंने आप लोगों को बताया। दूसरे में जर्नलिस्ट आओगे बच्चे, जो विशेषताएं बताई जा रही है कि वर्तमान में शक्ति व प्रतिस्पर्धा पर आधारित विश्व संस्था को छोड़कर एक शांति व नैतिकता पर आधारित विश्व सरकार बनाना चाहिए। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है बच्चे कि विश्व सरकार बनाने की बात किस विचारधारा के लोग करते हैं बच्चे, कि एक विश्व सरकार होनी चाहिए, एक विश्व सरकार जैसी संस्था होनी चाहिए। ये कौन विचारधारा के लोग बात करते हैं बच्चे, आदर्शवादी विचारधारा का। और ये हमने जब यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा बच्चे, तो यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया गया है, सुरक्षा के लिए, शांति के लिए, विकास के लिए। तो यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसा संगठन बनना चाहिए बच्चे, ये किस विचारधारा के विचारकों ने बोला होगा, आदर्शवादी या उदारवादी। क्लियर हुआ। तो वुडरो विल्सन किस विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, गांधी जो है वो किस विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो गांधी जो है वो किस विचारधारा के अंदर आएंगे, आदर्शवादी। जवाहरलाल नेहरू किस विचारधारा के अंतर्गत आएंगे बच्चे, आदर्शवादी। इस तरह के, तो अब समझ में आया बच्चे कि इन विचारधाराओं के आधार पे किसी विचारक को तुम खुद कैटेगराइज कर सकते हो कि अच्छा इसको हम लोग आदर्शवादी विचारधारा में रखें, या फिर यथार्थवादी विचारधारा में रखेंगे, या किसी अन्य विचारधारा में रखेंगे। ये तुम क्या कर सकते हो, देख सकते हो बच्चे। और जर्नलिस्ट ये क्या करते हैं, शांति और नैतिकता पे बहुत अधिक बल देते हैं बच्चे। और पीस के लिए किसकी बात करेंगे, विश्व सरकार की। लेकिन विश्व सरकार जैसी संस्था बनानी संभव नहीं है, वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं बना सकते हो बच्चे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं जो आदर्शवादी विचारक हैं, इनके विचार जो हैं वो बहुत काल्पनिक हैं, इनको यूटोपियन बोला जा सकता है। लेकिन इनके विचार सुनने में बहुत अच्छे होते हैं, सैद्धांतिक रूप में अच्छे हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप देना जो है वो क्या है, संभव नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं कि मानव का स्वभाव जो है वो क्या होता है, अच्छा होता है। तुम खुद अपने जीवन में देखना कि क्या सभी मानव अच्छे होते हैं, या कुछ अच्छे होते हैं और बहुत सारे क्या होते हैं, बुरे होते हैं। आई बात समझ में बच्चे। और दूसरी ये लोग क्या बात करते हैं, संघनात्मक शासन प्रणाली क्या होती है बच्चे, संघनात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, ये जो विश्व सरकार का गठन करना चाहते हैं बच्चे, वो शक्ति के आधार पे नहीं करना चाहते हैं, नैतिक मूल्यों के आधार पे करना चाहते हैं और संघनात्मकता के आधार पे करना चाहते हैं। तो यहाँ पे संघनात्मकता का मतलब क्या है, फेडरलिज्म है ये, इंग्लिश में इसको फेडरलिज्म बोलते हैं। यहाँ पर मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म क्या होगा, या तुम संघनात्मकता का मतलब क्या समझते हो, या संघनात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या होती है। मैंने तुम लोग को पढ़ाया भी है,
बताया गया कि संगठनात्मक शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या खूबियां होती हैं। हम्म। अरे जहाँ शक्तियों का विभाजन होता है, जहाँ हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होता है, इसी को तो संगठनात्मक शासन प्रणाली बोलते हैं। जहाँ लिखित संविधान होता है, जहाँ पे लिखित संविधान के नियमों के अनुसार शासन होता है, उसी को तो संगठनात्मक शासन प्रणाली बोलते हो बच्चे तुम। आई बात समझ में? हेलो। आवाज आ रही है बच्चे? हाँ आवाज आ रही है। तो संगठनात्मक शासन प्रणाली में जनरली हम किसकी बात करते हैं कि जो संगठनात्मक शासन प्रणाली है उसमें एक तरह से बात की जाती है